हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स की। और गाइस, हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में लेक्चर के एंड में बताऊंगा। अगर आपको जानकारी चाहिए कोर्सेज के बारे में तो एंड पर सुनिएगा। और चलो युवा के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। युवा प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो ये बेसिकली वाला टॉपिक रिपीट हो गया, इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हमारी कंट्री के जो यंग ऑथर्स हैं, राइट, यानी कि युवा जो ऑथर्स हैं, लेखक हैं, तो उनको बेसिकली प्रमोट करने के पर्पस के लिए, उनको मेंटर करने के पर्पस के लिए कि वो और अच्छी बेटर तरीके से जो है लिख सकें, तो इसके लिए ये स्कीम, युवा स्कीम, हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये नेशनल स्कीम है। ऑथर, यंग ऑथर्स को मेंटर करने के पर्पस के लिए इंकरेज किया जाता है यंगस्टर्स को कि यंगस्टर्स में राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप हो, राइट, बेटर राइटिंग स्किल्स। और ये एक चीज बस सिंपल सी ध्यान में रखना कि इसमें एज जो है वो 30 ईयर्स के नीचे की रखी गई है, कि जिन भी युवा हैं, जो लेखक हैं, ऑथर्स हैं, जिनकी उम्र 30 साल से कम की है, वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। और उसके बाद इनके द्वारा लिखी गई जो टेक्स्ट हैं उनको इंटरनेशनली भी जो है वो पब्लिश किया जाता है, जिससे कि इनके प्रोजेक्ट जो है वो पूरे दुनिया भर में पब्लिश हो और इंडिया के जो कल्चर्स हैं, आर्ट है, लिटरेचर है, वो पूरे दुनिया भर में प्रमोट हो। इसका ये मेन मकसद है युवा स्कीम का। सिंपल सी चीज़ आप ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, युवा इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। तो ये अभियान हमें देखने को मिल रहा है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन, इसने लॉन्च किया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। और ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। कैंपेन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कोविड होम केयर सपोर्ट 20 लाख सिटीजन्स को प्रोवाइड करने की बात की गई। कोविड होम केयर सपोर्ट अभियान जो है वो स्पेशल इनिशिएटिव का पार्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कोलैबोरेटिव जो हमें देखने को मिलती हैं, जहां पर लोकल लीडर्स वगैरह जो है, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, वॉलंटियर्स जो है, वो मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिला प्रशासन के साथ जो है वो काम करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं तो उनको रिजॉल्व करने पर काम करते हैं। मतलब कोविड के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ये काम हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन का ये प्रोग्राम है। अब गाइस, चाइना का कहना है कि ब्रिक्स जो है वो अपोज करता है एक्सेप्शनलिज्म को। ब्रिक्स असाधारणवाद का विरोध करता है, ऐसा चीन ने कहा है।
तो ये बेसिकली वही कॉर्ड को लेकर इशू हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो इस प्रकार के जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होते हैं, उस पर टारगेट करता नहीं है और सबके लिए एक बराबर तरीके से सोचता है, या राइट। ब्रिक्स की बात करें तो इसी को लेकर चीन थोड़ा सा भड़क गया है अभी, इसी चीज को लेकर। अभी रिसेंटली ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हमें देखने को मिली है। मीटिंग के एंड में 2 स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, और ये मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस पर, और दूसरा ब्रिक्स जॉइंट स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड रिफॉर्मिंग द मल्टीलैटरल सिस्टम पर। तो ये 2 बेसिकली स्टेटमेंट जारी किए गए। तो ये देखो, ये वाली चीज आपके काम की नहीं, मेनली ब्रिक्स के बारे में आपको आइडिया रखना है। बट एक चीज और बस ये आपको पता होनी चाहिए कि चाइना ने इस प्रकार की चीज जो है वो ब्रिक्स को लेकर क्यों कही है। तो ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें गाइस, तो इसके अंदर हम लोग को ओपननेस, इंक्लूसिवनेस और विन विन कॉपरेशन देखने को मिलता है। खुलेपन, समावेशिता और सबके लिए हितकारी सहयोग का अनुसरण करते हैं ब्रिक देश, कि सभी के लिए जो है वो मतलब सभी को बेनिफिट मिले। जैसे कि हम बात करें अगर मल्टीलैटरलिज्म की या मल्टीलैटरल कॉपरेशन की, जैसे कि एक हम देखते हैं कि काफी सारी कंट्री मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। तो वो मेनली उन किस पर फोकस करती हैं कि वो सभी कंट्रीज जो है वो आपस में ग्रोथ करें, डेवलप करें। बट ब्रिक्स के साथ ऐसा नहीं है। ब्रिक्स जो है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है दूसरी डेवलप कंट्रीज है। ये काम करता है सभी के लिए, कि सभी को जो है वो लाभ मिलना चाहिए, राइट। उसके लिए मेनली ये कंट्रीज जो है वो काम करती है, ब्रिक्स कंट्रीज, राइट। और ब्रिक्स कंट्री जो है वो किस चीज पर ज्यादा स्ट्रेस डालती है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जो उद्देश्य हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर के जो पर्पस है और प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, उसका पालन करने के लिए असाधारणवाद या एक्सेप्शनलिज्म और दोहरे मानकों का विरोध करने की आवश्यकता पर बल डालती है, राइट। डबल स्टैंडर्ड और एक्सेप्शनलिज्म को अपोज करती है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट जो चाइना की तरफ से सामने आए हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो चीन ने इन बयानों से स्पष्ट किया है, या उसके इस बयानों से स्पष्ट पता चलता है कि वो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य क्वाड ग्रुपिंग के निर्माण का विरोध कर रहा है कुल मिलाकर, राइट। तो उसका कहना यह है कि ये ब्रिक कंट्री जो है वो ये एक्सेप्शनलिज्म को फोकस नहीं करती हैं और उस पर दबा मतलब बात नहीं करती हैं, और कहीं ना कहीं ये अवॉइड करती हैं इस प्रकार के ग्रुप्स को, जो ग्रुप जो है वो किसी और दूसरी कंट्री को अपोज करने के लिए बनता है, राइट। तो वो बेसिकली चाइना इस प्रकार से जो है वो बात करना चाह रही है, और क्वाड का ही जो है वो इसने अपोज किया हुआ है। तो इसके बारे में हमने पहले भी जो है वो कई बार डिस्कस कर चुका है कि इवन एशिया पैसिफिक क्षेत्र का नाटो जो है वो उसने बोला हुआ है कि क्वाड जो है वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र का नाटो है, राइट। आपको याद रहोगे, मेरे ख्याल से कल परसों की क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करी थी, तो उसी पर ही ये कुछ स्टेटमेंट जो है वो सामने आए हैं। चाइना का मानना है कि ये जो क्वाड है ये तीसरे पक्ष के हितों को लक्षित कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, थर्ड पार्टीज को के इंटरेस्ट जो है उनको हार्म कर रहा है या टारगेट कर रहा है, जैसे कि चाइना को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। बट ब्रिक्स इस पर बात नहीं करती, क्योंकि ब्रिक्स का काम है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर जो है वो फोकस करना, काम करना। तो आपको बता देंगे इस थोड़ी सी चीज ब्रिक्स के बारे में, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहां से बनेगा उठाकर। तो ब्रिक्स जो है गाइस, इसमें हमें दुनिया की लीडिंग इमर्जिंग कंट्रीज देखने को मिलती हैं, राइट। विश्व की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो कि है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स है। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील, इन्होंने ये टर्म दिया था ब्रिक, और उस समय सिर्फ 4 ही कंट्री हुआ करती थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर ये ग्रुप जो है वो फॉर्मलाइज हुआ 2006 में। ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हमें देखने को मिली थी, पहली मीटिंग जिसमें ये ग्रुप फॉर्मलाइज हुआ, और फिर बाद में 2010 में जाकर इनवाइट किया गया साउथ अफ्रीका को कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन करे, और तब से लेकर हम इसको फिर ब्रिक्स बोलते हैं। पहले ब्रिक कहा जाता था इसे, अब ब्रिक्स बोला जाता है। इसकी जो चेयरमैनशिप है इस फोरम की गाइस, वो हर साल रोटेट होती है, और इसी अकॉर्डेंस में एक्रोनिम के रोटेट होती है। जैसे कि एक बार ब्राजील को मिलेगी, उसके बाद फिर रशिया को, फिर इंडिया को, फिर चाइना को, फिर साउथ अफ्रीका को, फिर ब्राजील को, फिर इंडिया को, रशिया को, फिर इंडिया को, फिर चाइना को, फिर साउथ अफ्रीका को, लाइक सो ऑन। तो इस प्रकार से जो है वो इसकी चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट होती रहती है हर साल। कॉपरेशन मैकेनिज्म की बात करें, सहयोग तंत्र की बात करें गाइस, तो आपस में कंट्रीज के बीच में जो है ये कॉपरेशन क्रिएट करती है। फॉर्मल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो नेशनल गवर्नमेंट्स के बीच में ये क्रिएट करती है, राष्ट्रीय सरकारों के मध्य औपचारिक नीतिक जुड़ाव जो है वो इसका हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज, ये एंगेज करती है गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे कि कंट्री के जो खुद के एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, बिजनेस काउंसिल्स हैं, तो इनके साथ जो है वो मिलती है और मिलकर वेरियस एक्टिविटीज कंडक्ट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल एंगेजमेंट पर भी ये काम करती है। इंडिया और ब्रिक्स की बात करें गाइस, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें, भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, तो ब्रिक्स जो है वो उभरती हुई हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ये वॉइस है डेवलपिंग कंट्रीज की, राइट। विकासशील देशों की आवाज जो है वो बनकर उभरी है ब्रिक्स,
राइट। और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की बात करें तो उसकी आवाज के तौर पर हमें ये ब्रिक्स ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, आप कह सकते हो 4 कंट्रीज का, अब सॉरी 5 कंट्रीज का, स्टार्टिंग में 4 थी। और नई दिल्ली का मानना है कि विश्व व्यापार संगठन से लेकर यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज की हम बात करें तो इस तक के मुद्दों पर चुनौतियों को उठाने के साथ साथ ब्रिक्स को विकासशील देशों के अधिकार की रक्षा करनी होती है, राइट। तो ये ब्रिक्स का जो है वो काम हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रिक्स जो है गाइस, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अपने एजेंडा में सबसे ऊपर रखा है ब्रिक्स ने, राइट। काउंटर टेररिज्म को अपने एजेंडा में सबसे ऊपर रखा है और ये भारत के लिए एक सफलता रही है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रिक्स से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। गाइस, क्या आप मुझे बता सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो करंट जो सेक्रेटरी हैं, राइट, सेक्रेटरी जनरल, उनका पूरा नाम क्या है? जरा बताओ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर, किसी को पता है तो आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा, एंटोनियो ग्यूटेरेस। तो ये इनका पूरा नाम है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इनके नाम की जो है वो सिफारिश करी है दूसरे कार्यकाल के लिए, यानी कि 5 इयर्स के दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महासचिव के तौर पर, सेक्रेटरी जनरल के तौर पर इनको सेकंड टर्म के लिए, सेकंड 5 साल के टर्म के लिए जो है वो सिफारिश करी है। ये फिर से जो है वो हो सकता है कि 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2026 के पीरियड के लिए भी सेक्रेटरी जनरल ही रहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की हम बात करें गाइस, तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है, इसमें महासचिव को संगठन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बताया गया है। तो ये यूनाइटेड नेशन चार्टर के अकॉर्डिंग जो सेक्रेटरी जनरल है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ऑर्गेनाइजेशन के, और महासचिव संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करते हैं। तो देखो इनका काम क्या होता है, ये क्या क्या काम करते हैं। तो जो भी पूरे फंक्शंस वगैरह जो होते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है वो दिए गए होते हैं इनको, जनरल असेंबली के द्वारा, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के द्वारा और दूसरे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स के द्वारा जो भी कार्य इनको सौंपे गए होते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को या फिर सेक्रेटरी जनरल को यूनाइटेड नेशन के, तो वो पूरे काम जो है वो करते हैं ये, राइट। तो ये चीज इनकी हमें देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर, ये वाली चीज मेंशन्ड है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा महासचिव को ऐसे किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के संज्ञान में लाने का अधिकार दिया गया है जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए खतरा हो सकता है। तो ये क्या चार्टर ने ये भी बोला है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है अटेंशन ला सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के सामने किसी भी ऐसे मैटर के ऊपर जो कि उन्हें लगता है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो सकती है। तो ऐसे कोई भी मैटर जो है वो सामने रखने की इनके पास पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, राइट, सेक्रेटरी जनरल को। गाइस, इनकी नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके द्वारा महासचिव के पद पर नियुक्ति हेतु, राइट, यानी कि कैंडिडेट जो होते हैं ना जिनको अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के लिए, तो उनकी नियुक्ति के हेतु ये नाम जो है वो रिकमेंड करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर्स को, राइट, कि अपॉइंट करने के लिए। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो नाम जो है वो देती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए को नाम देती है कि वो जो है वो चुने एक कैंडिडेट को और चुनकर जो है वो उसे सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाए। और महासचिव के चयन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की राय ली जाती है। सभी यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर्स कंट्रीज जो होती हैं, तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के सिलेक्शन के लिए उनसे राय ली जाती है और इसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। तो 5 परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो होते हैं वो ज्यादातर इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें से कोई भी सदस्य अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए महासचिव के पद हेतु किसी नामित व्यक्ति की उम्मीदवार को समाप्त भी कर सकता है, एलिमिनेट भी कर सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ही यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की पद के लिए अगर कोई व्यक्ति आते हैं, राइट, तो अगर ये जो 5 हम लोग को परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं, क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम क्या क्या है यूनाइटेड नेशन इसके सिक्योरिटी काउंसिल के? 5 परमानेंट मेंबर के नाम लिखकर बताइए। कुछ दिनों पहले भी मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था, फटाक से बताइए। जिन्होंने ढूंढ के इसका आंसर दिया होगा तो अब शायद याद आ गया होगा, तो फिर अब तुरंत फिर से लिख दो। तो देखो ये जो 5 मेंबर्स हैं इनमें से कोई भी मेंबर अगर बोलता है कि यार जो है
कि इस व्यक्ति को, इस कैंडिडेट को जो है वो हम नहीं अपॉइंट कर सकते सेक्रेटरी जनरल के तौर पर, तो वो उस व्यक्ति का नाम जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, राइट। वो कैंडिडेट जो है वो पहले ही आउट हो जाता है, राइट। सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स के किसी भी एक मेंबर ने बोल दिया कि इसको नहीं रखना है तो उसे नहीं रखा जाता। यहां पर मेजोरिटी नहीं चलती, यहां पर वीटो पावर चलती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या हैं, इश्यूज और चैलेंजेस क्या क्या हैं इनके ऑफिस से रिलेटेड। तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है वो क्लियरली नहीं बोलता कि इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनकी पावर्स क्या होगी सेक्रेटरी जनरल की, पहला पॉइंट। दूसरा, सिलेक्शन जो होता है वो पूरी तरह से मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नहीं होता। क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हैं कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा कमी हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि परमानेंट जो जो मेंबर्स हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, तो इनकी वीटो पावर का ये इस्तेमाल करके हो सकता है कि कोई एक ऐसा उम्मीदवार हो जो कि क्वालिफाइड हो और जो वाकई में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही बेस्ट हो, बट किसी कंट्री के, यानी कि 5 ये परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि ये 5 कंट्रीज हैं, इनके अगर ईगो क्लैशेस होते हो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, तो उसे उम्मीदवारी से हटाया जा सकता है। तो ये वाली चीज भी यहां पर होती है, देखने को मिलती है। तो ये ऐसी आलोचनाएं की जाती है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो कभी कभी जो इंटरेस्ट जो होता है, जैसे कि जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, कि जो दूसरे लार्ज फंडर्स हैं और पावरफुल मेंबर्स हैं उनके बीच में, जैसे कि जिसने ज्यादा पैसा दिया और जो पावरफुल है, राइट, अथॉरिटेटिव वाइज, तो उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करने में ये पिस जाते हैं, मतलब कि इनके दोनों के बीच में जो है वो पिस जाते हैं। तो ये वाली चीज भी ये कई बार जो है वो सेक्रेटरी जनरल फेस कर रहे होते हैं। अब इस ऑफिस का महत्व क्या होता है, महासचिवालय कार्यालय का महत्व क्या होता है? तो शांति स्थापना, पीस कीपिंग। सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस जो होता है वो देखता है पीस कीपिंग मिशंस को, राइट, और अपॉइंट करता है अंडर सेक्रेटरी इंचार्ज डिपार्टमेंट्स के लिए, कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के पर्पस के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। अब मध्यस्थता का भी ये काम करता है। तो एक ये महत्वपूर्ण कार्यालय की जिम्मेदारी के रूप में महासचिव संघर्षों को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ कार्य करता है। तो मतलब जो पूरी तरह से, मतलब कि जो होता है ना कि ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है एक प्रकार का, तो ये सोचता है कि किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी भी प्रकार से ना हो, तो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, कम करने के लिए ये बीच का मीडिएटर के तौर पर काम करता है, जैसे कि रिजॉल्व करता है। मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे फंडर्स है और पावरफुल कंट्रीज हैं, तो उनके बीच के इंटरेस्ट में अगर कुछ भी चीज क्लैश हो रही होती है, तो दोनों को बिठा के समझाता है अलग अलग तरीके से, कि जिससे कि पीस और सिक्योरिटी रहे और स्टेबल तरीके से जो है वो पूरी फंक्शंस हम लोग को देखने को मिल सके। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, रेंगमा नागाज ने डिमांड करी है ऑटोनॉमस काउंसिल की। तो रेंगमा नागाज, सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि आसाम के अंदर ये रहते हैं। रेंगमा नागाज डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ सकता है। इन्होंने लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को और डिमांड करी है एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, राइट। और ये कब करी है? जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि कार्बी एंग्लोन ऑटोनॉमस काउंसिल को अपग्रेड किया जाएगा एक टेरिटोरियल काउंसिल में। तो इसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि पूरा मुद्दा क्या था और क्या डिमांड्स है ये। तो आसाम सरकार कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में स्थित प्रभावी उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौता करने की कगार पर है। तो देखो, एक मिलिटेंट आउटफिट हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि कार्बी एंगलोन एक क्षेत्र हम लोग को नजर आता है आसाम के अंदर। तो वहां पर मौजूद जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, तो उनके साथ एक पीस अकॉर्ड करने के लिए आसाम सरकार जो है वो काम कर रही है। इस बीच NSCNIM नामक नागा संगठन ने कहा है, तो नागा संगठन है, नागा ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इसने कहा है कि रेगमा नागाओं को पीड़ित करने वाले कोई भी समझौते स्वीकार्य नहीं होंगे। मतलब कि ऐसा कोई भी समझौता जो कि रेंगमा नागास जो है उनको विक्टिमाइज बनाएगा, पीड़ित करेगा, तो वो एक्सेप्ट ये लोग नहीं करेंगे। तो ये इशू है। इस सारे प्रकरण के केंद्र में कार्बी एंगलोंग क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बी एंगलोंग क्षेत्र कहां पर है, जिसे पहले रेगमा हिल्स के नाम से जाना जाता था। तो आप ये चीज आसाम थोड़ी सी ध्यान में रखना, आसाम के अंदर ये हिल है, रेगमा हिल और कार्बी एंगलोंग, तो ये वही एरिया है, ठीक है। और हुआ क्या, आउटसाइडर्स जो हैं वो बहुत भारी मात्रा में इस क्षेत्र पर आ गए, और इस क्षेत्र पर आने के बाद रेगमा हिल्स में रहने वाले जो रेगमा नागा जो थे उनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। तो आउटसाइडर यहां पर आ गए थे, राइट। और रेगमा हिल्स जो है गाइस, इसका पार्टीशन हो गया था आसाम और नागालैंड के बीच में 1963 में, और उस समय हुआ था जिस समय नागालैंड राज्य जो है वो बनी थी, ठीक है। तो ये चीज थी। अब यहां पर ये लोगों की इशू है, जो रेगमा हिल्स में जो लोग रह रहे हैं, राइट, जो मूल निवासी हैं वहां के, और उसके बाद फिर ये मिलिटेंट आउटफिट्स यहां पर आई,
राइट, लोग बाग दूसरी जगह से बाहर से जो है वो यहाँ पर आए तो इनके बीच में क्लैश हो गया। अब ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको भी, रेगमा नागास को भी, जैसे कि अभी कार्बी एंग्लोन को एक अलग क्षेत्र बनाने की बात की जा रही है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इनको बनाने की बात की जा रही है कार्बी एंग्लोन को, तो वैसे ही ये रेगमा नागास भी बोल रहे हैं कि भाई हमें भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट दी जाए, जैसे कि हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद ब खुद जो है वो कर सकें। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती क्या है गाइस, तो छठे शेड्यूल के अंडर ही आती है। सबसे पहली चीज तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, यहां पर हम लोग को 4 राज्य देखने को मिलते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। यहाँ पे हम लोग को ट्राइबल एरियाज देखने को मिलते हैं जो कि टेक्निकली शेड्यूल एरिया से काफी डिफरेंट होते हैं, ये वाले ट्राइबल एरियाज। दो दीज एरिया फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ये सभी एरिया जो है वो स्टेट की, राज्य की ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर आते हैं। एंड प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर। तो देखो यहां पर होता क्या है कि कुछ जो है, कुछ एक्स्ट्रा पावर जो है वो इनको दे दी जाती है, एक अलग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाता है, रीजनल काउंसिल बना दिया जाता है, जो कि इस क्षेत्र पर या इस एरिया पर रहने वाले लोगों के हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए ही अलग अलग प्रकार के कानून बना सकते हैं। और देखो कई बार यहां पर ऐसा भी है कि हमारी जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके भी काफी सारे कानून हो सकता है कि यहां पर एप्लीकेबल ना हो, तो ये वाला प्रोविजन भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए से ऑटोनॉमस दर्जा जो है वो दे दिया जाता है कि वहां पर रहने वाले लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, वहां पर जो एरिया है तो उसके हिसाब से जो भी वहां का इंटरेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर कानून बनते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है, हमें इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एक खास बात देखने को मिलती है, रीजनल काउंसिल की एक खास बात हमें देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है, और गवर्नर जो होते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं बाउंड्रीज को एक नोटिफिकेशन के थ्रू। तो देखो यहां पर गवर्नर के पास जो है वो पावर होती है इन राज्यों में जो छठे शेड्यूल के अंदर आते हैं। गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं, तो पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए एरिया को इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक नई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, एरिया जो है वो बढ़ा सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के एरिया को कम कर सकते हैं, नाम जो है उसका चेंज कर सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का, बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो होगी वो कितनी होगी। तो ये सब देखो गवर्नर की पावर्स हम लोग को इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में देखने को मिलती है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के गठन की बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, जहां पर 30 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, of whom not more than 4% shall be nominated by governor। गवर्नर 4 से ज्यादा मेंबर्स को नॉमिनेट नहीं करेंगे इन 30 मेंबर में, मैक्सिमम 30 मेंबर में। रेस्ट शैल बी इलेक्टेड, दूसरे जो मेंबर्स होंगे बाकी के, मतलब 26 मान लो, अगर फुल कैपेसिटी के साथ होता ही है काउंसिल तो 26 हो गए, तो 26 ये मेंबर जो होंगे वो एडल्ट सफरेज के आधार पर इलेक्ट किए जाएंगे, नहीं यानी कि वहीं के डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो उन्हें इलेक्ट करेंगे जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं। और इसके अलावा एक सेपरेट रीजनल काउंसिल भी होना चाहिए हर एक क्षेत्र के लिए, जहां पर ऑटोनोमस क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और हर एक रीजनल काउंसिल जो है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पर काम करेंगी, और उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के नाम पर, यानी कि जो वो डिस्ट्रिक्ट है, राइट, और वो जो क्षेत्र है उसी के नाम पर इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नाम और रीजनल काउंसिल का नाम जो है वो पड़ेगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स और फिगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पता होने चाहिए। और ये जो इशू जो हमने देखा, स्पेशली ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बी एंग्लोन और रेगमा हिल्स, या रेगमा के लोग और रेगमा नागास और कार्बी एंग्लोन, तो ये हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है आसाम के अंदर। मॉनसून सेशन जो पार्लियामेंट का है गाइस, बताया जा रहा है कि जुलाई में ये शुरू हो जाएगा, ऐसी खबरें आ गई हैं। तो मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई में चालू हो जाना है। लास्ट सेशन पार्लियामेंट का जो है गाइस वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, आपको पता ही है, राइट। साइन डाइन कर दिया गया था 25 मार्च को, यानी कि उसको एंड कर दिया गया था, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के तहत। और अगला सेशन जो है वो 6 महीने के अंदर होना रहता है, आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर अंदर 2 सेशन कंडक्ट करने होते हैं। और ये वाला जो पीरियड है 14 सितंबर को जो है वो एंड हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसलिए कहा जा रहा है कि जुलाई में, क्वाइट पॉसिबल जुलाई के एंड तक या मिड जुलाई में ही ये सेशन जो है वो शुरू हो जाए। और गाइस पिछले साल मार्च में महामारी शुरू होने के बाद से संसद के 3 सेशन जो है इसकी अवधि में कटौती की गई थी। इसमें से सबसे पहला जो सेशन था वो वर्ष 2020 का बजट सेशन था। पिछले साल का शीतकालीन सत्र जो था, विंटर जो हम लोग को सेशन देखने को मिला था, इसके समय में भी मतलब जो कटौती हुई थी, कम कर दिया गया था इसके समय को भी, और मॉनसून सेशन को भी कम कर दिया गया था। और ये आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है, और पिछले
सितंबर में इसको शुरू किया गया था, राइट, मानसून सेशन को। प्रॉब्लम क्योंकि कोरोना वायरस के कारण डिले जो है वो काफी ज्यादा हो गया था और फिर बहुत कम टाइम में हम लोग को ये सेशन देखने को मिले थे। तो इस पर अलग मैंने एक ऑलरेडी एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाया था इस चीज के ऊपर, आपको शायद रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो याद होगा आपको, और बाकी याद नहीं है तो रिवीजन सेशन में आपको मिल ही जाएगा, अभी रिवीजन सेशन चल ही रहा है आपका। मुझे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टीचमेंट पर रिवीजन सेशन नहीं करवाते हो क्या? तो यार देखो, हो क्या गया था कि टीचमेंट में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, उनका वीडियो नहीं चल रहा था, कभी कुछ इशू आ रहा था, कभी कुछ इशू आ रहा था, तो फिर इसको अब यूट्यूब पर ही चालू कर दिया अपन ने। चलो आर्टिकल 85 की बात करते हैं गाइस। तो इसमें ये कहा गया है कि देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन टू सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दो सेशन जो है वो पार्लियामेंट के, उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, तो अनुच्छेद 85 ध्यान में रखना। प्लीज नोट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई व्हेन और फॉर हाउ मेनी डेज पार्लियामेंट शुड मीट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कतई नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट कब उसकी सिटिंग होगी, कब बैठक होगी और कितने दिनों तक चलेगी, इसके बारे में कोई जानकारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है। पावर जो है इस सेशन को शुरू करने की, वो हमें देखने को मिलता है कि सरकार के हाथ में होती है, रूलिंग पार्टी के हाथ में होती है। डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो लेती है इस पर, राइट। आगे की बात करें, डिसीजन जो कमेटी का जो होता है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मलाइज करते हैं, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा से दिया जाता है, राइट। और जिसमें एमपीज जो होते हैं उन्हें बुलवाया जाता है सेशन के लिए, यानी कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें सेशन कंडक्ट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। फिर पार्लियामेंट्री सेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग को क्या देखने को मिलती है? तो देखो, लॉ मेकिंग कब पॉसिबल हो पाएगी, यानी कि कब कानून बनेंगे, जब पार्लियामेंट मिलेगी, पार्लियामेंट की बैठक होगी, तभी तो जाकर कानून बन पाएंगे, और जब कानून बनाएंगे हम लोग तभी तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली चलेगा, जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व हो पाएंगे पूरी कंट्री के, जो भी इशू चल रहा है कानून के तहत, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री सेशन होता है, राइट। ऑल्सो थोरो स्क्रूटिनी ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, मतलब कि इसके अंदर ये भी देखने को मिलता है कि देखो, आप रूलिंग पार्टी भी होती है, अपोजिशन पार्टी भी होती है, तो रूलिंग पार्टी के ऊपर चेक करती है अपोजिशन पार्टी, उसकी गलतियां वगैरह जो है वो सबके सामने जो है वो उजागर करती है। तो ये भी एक बढ़िया चीज होती है कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो उसकी स्क्रूटनी यहाँ पर होती है, उसकी जांच जो है वो गहन तरीके से हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड डेलिब्रेशन ऑफ ऑन नेशनल इशूज होते हैं, नेशनल मुद्दे जो होते हैं उस पर बातचीत होती है। कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन टू हाउसेज आर इन सेशन, ये तभी हो पाएगा जब हाउसेस जो है सेशन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और एक अच्छी तरह से काम कर रहे लोकतंत्र के लिए संसदीय कार्य पद्धति का पूर्वानुमान होना आवश्यक होता है, राइट। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी आपको पता होने चाहिए। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है 7 जून को ये मनाया जाता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है गाइस, इन्होंने वर्चुअली अटेंड किया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का है, इन्होंने जॉइंटली जो है ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को, और ये मेंबर स्टेट्स जो है यूनाइटेड नेशन के और रेलिवेंट जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं या फूड सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ मिलकर ये करती है, राइट, ऑब्जर्व करती है। और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 2019 में, जहां पर कमिटमेंट रखा गया था फूड सेफ्टी के ऊपर, फूड सेफ्टी को और भी ज्यादा जो है वो बढ़ाना है। और अदीस अबाबा कॉन्फ्रेंस और जेनेवा फोरम 2019 का जो हमें देखने को मिला था, तो उस समय ये कमिटमेंट जो है वो रखा गया था, राइट। और ये फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी अम्ब्रेला के अंडर ये चीज की गई थी, और तब से लेकर 2019 के बाद से हम लोग रेगुलरली 7 जून को जो है वो फूड सेफ्टी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी जो है वो डे बनाते हैं। इसमें अटेंशन जो है वो सीख किया जाता है कि प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, मैनेज करना है फूड बॉर्न रिस्क को, यानी कि खाने से होने वाले रिस्क को, राइट। फूड सिक्योरिटी पे कंट्रीब्यूट करना है, ह्यूमन की हेल्थ पे कंट्रीब्यूट करना है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचना है, एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर ध्यान खींचने के पर्पस के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसका मेन एम यही है। 2021 की थीम है सेफ फूड फॉर अ हेल्दी टुमारो, स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन। इंपॉर्टेंस फूड सेफ्टी का हमें क्या देखने को मिलता है? तो पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित भोजन तक पहुंच जीवन को बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की कुंजी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और आपको बता दें कि खाद्य जनित बीमारियां, जो फूड बॉर्न इलनेस जो हमें देखने को मिलती है, जो खाने के कारण जो डिजीज होती हैं, ये आमतौर पर इन्फेक्शियस होती हैं, टॉक्सिक होती हैं नेचर में,
और ये दिखाई तो देती नहीं है क्योंकि पेट में हो रही है पूरी हलचल, कहाँ से दिखाई देगी? तो ये बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, पैरासाइट के कारण या केमिकल सब्सटेंसेस जो बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जो जो खराब जो पानी और खाना होता है ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो उसके तहत जो है ये आ जाते हैं और इसके कारण वेरियस बीमारियां होती हैं। और एस्टिमेट ये लगाया गया है कि 4,20,000 लोग जो है वो पूरे दुनिया भर में मरते हैं कंटामिनेटेड, यानी कि दूषित भोजन खाने के या दूषित पानी पीने के बाद। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो अंडर 5 के हमें देखने को मिलते हैं 40%, यानी कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चे जो हैं। तो ऐसे 40% बच्चे हैं, यानी कि 40% मौतें जो हो रही हैं वो बच्चों की हमें देखने को मिल रही है ये फूड बॉर्न डिजीज के कारण, राइट। और इसमें 1,25,000 डेथ जो है वो हर साल जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है बच्चों की। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई है। और फूड सेफ्टी जो है गाइस, इसका एक क्रिटिकल रोल हमें देखने को मिलता है कि फूड को हमेशा ये अश्योर करना कि भाई फूड जो है वो हमेशा सेफ रहे हर एक स्टेज में फूड चेन की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फूड जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और मतलब लोगों तक, यानी कि मार्केट में पहुंचने के बाद वो दूषित हो गया है, तो इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। पूरी चीज पर ध्यान रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन और पूरी फूड चेन, चाहे वो प्रोडक्शन हो, हार्वेस्टिंग हो, प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो सभी जगह पर ये चीज ध्यान में रखनी है, ये इंश्योर करना है कि फूड जो है वो सेफ रहे, लोगों की हेल्थ को कंसर्न करते हुए, ध्यान में रखते हुए। फूड प्रोडक्शन जो है गाइस वो रिस्पॉन्सिबल है अप टू 30% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है, फूड प्रोडक्शन के कारण ग्रीन हाउस गैस भी एमिट जो है वो होती है। ग्लोबल फूड वेस्टेज जो है गाइस ये 6.7% का कंट्रीब्यूशन करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, जिसके कारण हम लोग क्लाइमेट चेंज भी फेस कर रहे थे। देखिए आप, फूड प्रोडक्शन और फूड वेस्टेज ये भी एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, आप मतलब मोटे मोटे तौर पर कह सकते हो कि ये मान के चलो, देखो 30% से लेकर 40% तक फूड जो है या एग्रीकल्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिलता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, या फिर आप ऑर्गेनिक वो कह सकते हो ईटरीज, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबल हम लोग को देखने को मिलते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए 40% तक। बहुत बड़ा ये आंकड़ा हम लोग को नजर आ रहा है। रिलेटेड ग्लोबल इनिशिएटिव कौन से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। फूड कोड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो है, गाइडलाइंस वगैरह और कोड ऑफ प्रैक्टिस वगैरह, राइट, तो इसको कलेक्ट किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, मतलब फूड सेफ्टी के पर्पस के लिए, फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए एक फूड कोड जो है वो तैयार किया गया है, जिसे बोला जा रहा है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, राइट। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है ये एक जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हम लोग को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की देखने को मिलती है, और आज की डेट में 189 इसके मेंबर्स हैं, और इंडिया भी इसकी मेंबर के तौर पर हमें देखने को मिलती है। फूड सेफ्टी पर इंडियन इनिशिएटिव कौन सा है गाइस? तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हमारा है, FSSAI जो है इसने डेवलप किया है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को। ये मेजर करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि स्टेट्स की परफॉर्मेंस जो है वो क्या क्या हम लोग को देखने को मिलती है, और इसके अंदर 5 फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स रखे गए हैं। इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है, कंप्लायंस है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विलांस, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग और कंज्यूमर एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो इस 5 पैरामीटर्स के आधार पर स्टेट्स को जो है वो रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी स्टेट्स में फूड सेफ्टी को लेकर कितना ख्याल, कितना ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। इसके अलावा इंडिया के अंदर ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और FSSAI का, जिसमें हमारी कंट्री के फूड सिस्टम को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि हमारी कंट्री का जो फूड है वो ये इंश्योर कर सके कि हमारी कंट्री का फूड सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल रहे, और सभी इंडियंस को सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल फूड जो है वो मिल सके। ईट राइट इंडिया जो है गाइस ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से जुड़ा हुआ है, और इसका मेन फोकस ये है कि हमें प्रिवेंट करना है और प्रमोट करना है हेल्थ केयर को। और ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, आज जैसे आयुष्मान भारत हो गया, पोषण अभियान हो गया, एनीमिया मुक्त भारत हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, तो ये इसी के अंडर आता है, और इसी में ही ईट राइट इंडिया जो है वो इसका पार्ट हमें देखने को मिलता है। ईट राइट अवार्ड्स की बात करेंगे तो FSSAI ने ईट राइट्स अवार्ड का भी गठन किया है, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि कौन सी फूड कंपनीज जो हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं कि सिटीजन्स को एक अच्छा सेफ हेल्दी फूड जो है वो मिल सके, या सेफ हेल्दी फूड को ऑप्शन जो है वो मिल सके, राइट, जिससे कि सिटीजन्स की हेल्थ और वेलबींग जो है, उनकी सेहत और स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, इंप्रूव रहे। फिर ईट राइट मेला भी हमें देखने को मिलता है, जिसे FSSAI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है कि सिटीजन जो है उन तक अच्छे खाने जो है वो पहुंचे, और हैबिट जो है वो सिटीजन्स की चेंज हो, और इससे सिटीजन्स को जो है वो प्रॉपर
न्यूट्रिशन मिले, उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी हो। तो इसके लिए एक ईट राइट मेला भी हमें देखने को मिलता है। अब यहीं पर ही इतनी बार हमने FSSAI की बात करी, तो FSSAI के बारे में भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, तो जैसे कि फुल फ्लैज तैयारी हो जाएगी आपकी। तो देखो, ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर हमें दिल्ली में देखने को मिल जाता है, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। FSSAI का काम क्या होता है, तो देखो ये करती क्या है गाइस, तो ये रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स बनाती है, नॉर्म्स बनाती है, कानून बनाती है, कि जिससे कि फूड सेफ्टी की स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस जो है वो हम लोग को देखने को मिल सके, कि फूड सेफ्टी के लिए क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फूड सेफ्टी के लिए। तो इसको निर्धारित करती है ये FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस और सर्टिफिकेशन भी ग्रांट करती है फूड बिजनेसेस को, जितने भी फूड बिजनेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार चिप्स खाया होगा आपने, पैकेट फूड वगैरह खाया होगा कभी, तो उसमें FSSAI लिखा रहता है। कई बार काफी सारे जो रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं, जैसे हल्दीराम वगैरह हो गए, ये सब जहां पर आप जाकर खाते हो, तो वो भी FSSAI सर्टिफाइड होते हैं, राइट। तो वो पूरा पालन करते हैं FSSAI की गाइडलाइंस का, इनके द्वारा दिए गए नॉर्म्स का। और इसके अलावा प्रोसीजर गाइडलाइन जो है वो बताती है ये लेबोरेटरीज के लिए भी, कि फूड बिजनेसेस के अंदर लेबोरेटरीज को किस प्रकार से जो है वो टेस्टिंग करनी है। सजेशन देती है सरकार को कि कैसे वो पॉलिसीज बना सकती हैं फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। ये डेटा कलेक्ट करती है, जो जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो कंटामिनेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है। मतलब कि खाना जब खराब होता है तो उसमें कौन से बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कंटामिनेंट्स, तो उसका एक रिकॉर्ड रखती है। आइडेंटिफाई करती है कि किस प्रकार के रिस्क जो है वो हो सकते हैं आने वाले समय में खाने के कारण, तो उसको भी आइडेंटिफाई करती है। समय समय पर रिसर्च वगैरह इसकी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क क्रिएट करती है हमारी पूरी कंट्री में फूड सेफ्टी से रिलेटेड। तो ये सब इसके कुछ काम हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए इससे रिलेटेड, और काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को हमने समझा। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 3 के टॉपिक्स। अब देखिए, CESL और लद्दाख ने साइन किया है एक समझौता ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए साइन किया गया। CESL का फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है UT लद्दाख के साथ, और लद्दाख को और भी साफ और भी स्वच्छ और भी ग्रीन बनाने के ऊपर ये अब काम किया जाएगा CESL के द्वारा। CESL जो है ये होली ओन्ड, पूरी तरह से ओन्ड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की एक सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। तो ये एक फैक्ट है सिंपल सा, जो थोड़ा ध्यान में रखना। GI सर्टिफिकेट मैंगोज जो है वो अभी न्यूज में है, तो आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि 16 वेराइटीज जो मैंगोज की हैं, जिसमें से 3 जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट वाली वेराइटी जो है उसे बहरीन पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल और बिहार से। देखो, बहरीन जो है, इस कंट्री के आसपास कौन सी कंट्रीज है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। आपके दीवार के पर जो आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगाया ना, उसका इस्तेमाल करो, चलो खड़े हो जाओ और आपके वर्ल्ड मैप के पास जाकर बहरीन को ढूंढो, और वहां पर उसके आसपास की कौन सी कंट्रीज हैं वो बताओ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के। अब GI सर्टिफाइड जो मैंगोज हैं गाइस, तो उसके अंदर कौन से हैं, तो इसके अंदर हम लोग को खीरसपति और लक्ष्मण भोग, खीरसापति और लक्ष्मण भोग और जर्दालू, ये तो काफी फेमस है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो जर्दालू बिहार का है, आप ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखना। और ये खिरसापति और लक्ष्मण भोग जो है वो वेस्ट बंगाल का हम लोग को देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कि ये GI टैग जो है वो किस जगह का है, जैसे कि ये मैंगोस दे दिए जाएंगे, इसके नाम दे दिए जाएंगे, तो किस जगह के हैं, तो आपको स्टेट का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जर्दालू बिहार का, याद रखिएगा। अब ऑपरेशन पेंजिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये ऑपरेशन किसका है, तो आपको ध्यान में रखना, इंटरपोल का ये ऑपरेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस ऑपरेशन के तहत जो नकली और अवैध दवाई जो है और चिकित्सा उत्पाद जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इलिसिट मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसकी बिक्री को बंद किया जा रहा है। और बताया गया कि काफी सारी ऐसी ऑनलाइन फार्मेसीज जो है, ऑनलाइन कंपनीज वगैरह जो है, जिसके अंदर हमें देखने को मिला था कि फेक दवाइयां वो बेच रही थी, तो उनको बंद किया गया है इस ऑपरेशन पेंजिया 14 के तहत। और इंटरपोल ने जो कोऑर्डिनेट किया है पुलिस के साथ, कस्टम्स और हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ 92 कंट्रीज की इस ऑपरेशन के लिए। और इसके अंदर 1,13,020 ऐसी वेबसाइट और ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस मिली हैं जो कि इन्वॉल्व थी नकली दवाओं की या फिर नकली मेडिकल प्रोडक्ट्स की बिक्री में, तो उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा नंबर जो है ये अचीव हुआ है अभी रिसेंट पास में, क्योंकि देखो लॉकडाउन के चलते और ये जो पेंडेमिक आई है, हेल्थ क्राइसिस जो आए हैं,
तो इसमें ये काफ़ी सारे लोग जो है वो इलीगल चीज़ें भी कर रहे हैं, कमाई सोचा उन्होंने कि यार ये तो कमाई का जरिया है, इलीगल तरीके से फ्रॉड करके कमा लो। तो इसके लिए ये ऑपरेशन हम लोग को पेंजिया देखने को मिल रहा है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखना, ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड, और पहली बार 2008 में ये ऑपरेशन किया गया था। डिफेंस सेक्टर के अंदर कुछ रीसेंट हम लोग को सुधार देखने को मिल रहे हैं, रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में रिलीज करी है ई बुकलेट, जिसका इन्होंने टाइटल रखा है 20 रिफॉर्म्स इन 2020। इसमें जो मेजर जो सुधार किए गए हैं, रिफॉर्म किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 2020 में, इस बुकलेट के अंदर वो पूरी चीज शामिल है। तो क्या क्या सुधार है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हमें देखने को मिली है। अपॉइंट किया गया इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। बताएंगे क्या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर उनका नाम, कि इंडिया के पहले सीडीएस जो है वो कौन है, बताओ जरा उनका नाम क्या है। और साथ ही साथ हमने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को क्रिएट किया, और भी काफी सारे डिसीजन सरकार के द्वारा डिफेंस की फील्ड में लिए गए। तो जनरल बिपिन रावत आपने नाम लिखा होगा, बिल्कुल सही लिखा होगा, कि ये पहले सीडीएस हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है हमारी कंट्री के अंदर, राइट। और इनको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनकी जिम्मेदारी जो है, उसको भी पूरा करते हैं ये। और पोस्ट जो सीडीएस की हम लोग को देखने को मिलती है, इसे क्रिएट किया गया है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, तो आर्म्ड फोर्सेज के अंदर कौन सी फोर्सेज आती हैं, क्या बताएंगे आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। कई बार मैं इसका आंसर आप लोग को दे चुका हूं, तो पार्टिसिपेट करते रहा करो, क्वेश्चन पूछा करो, तो उसका आंसर देते रहा करो। तो देखो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि डुप्लीकेशन को रिड्यूस जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि देखो हर एक हमारी आर्म फोर्स है, उनके अलग अलग चीफ्स होते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के पर्पस के लिए भी, और ये पोस्ट के डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के पर्पस के लिए भी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट जो है वो जारी की गई। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को स्टैब्लिश किया गया कि सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन को इंप्रूव किया जा सके और बेहतर जो है वो बनाया जा सके, राइट, इस पर्पस के लिए। अब बात करें डिफेंस के अंदर सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता की, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए हमने एक लिस्ट जारी करी है 101 डिफेंस आइटम्स की। इसमें और भी प्रोडक्ट्स को, और भी वेपन्स को, या और भी आइटम्स को शामिल करने के लिए कहा गया है। तो इन लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसे वेपन्स मौजूद हैं जिन वेपन्स को हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब कि ये ऐसे वेपन्स हैं या फिर ऐसे डिफेंस मटेरियल्स हैं जिन्हें इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली है, राइट। और इसके अलावा 10% बजट भी जो है वो 2020-21 के लिए बढ़ाया गया था पिछले सालों के मुकाबले डिफेंस के अंदर। इसके अलावा डिफेंस का एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया। हमने अपने पार्टनरशिप जो है वो करी है प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, और हम लोग जो है वो डिफेंस के एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। हमने टोटल डिफेंस का एक्सपोर्ट जो है 1941 करोड़ जो 2014-15 में था, उससे बढ़ाकर 9116 करोड़ 2019-20 में कर दिया। और पहली बार इंडिया के अंदर हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टिंग नेशन की लिस्ट में इंडिया आ चुकी है, जहां पर हमने अपने एक्सपोर्ट को 84 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपेंड कर दिया है। तो ये चीज है। डिफेंस एक्विजिशन की बात करें गाइस, तो पहले 5 रफाल एयरक्राफ्ट फाइटर्स जो हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, जुलाई 2020 में इंडिया के अंदर पहुंच गए थे। और भी काफी सारी चीजें जो है वो हमने इंपोर्ट कराई, परचेज करी, राइट, डिफेंस से रिलेटेड। इसके अलावा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी बेहतरीन रिफॉर्म लाया गया। हम लोग जो है वो मतलब हम लोग ने 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरीज जो है वो शुरू कर दी, जिसके अंदर यंग साइंटिस्ट मौजूद हैं और वो DRDO की जो है वो मदद करते हैं, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। तो ये चीज़ हमने शुरू कर दी। इसके अलावा DRDO ने प्राइवेट सेक्टर के साथ भी जो है वो पार्टनरशिप करी डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया 108 सिस्टम्स और सब सिस्टम्स को, राइट, इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन करने, डेवलप करने और मैन्युफैक्चर करने के पर्पज़ के लिए। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिला। डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी अश्योरेंस ने शुरू कर दी ऑनलाइन प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन को मई 2020 से, जिससे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को एड्रेस किया जा सके, जो सुरक्षा खतरे जो हैं उसे निपटाए जा सकें। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने शुरुआत कर दी डिजिटल हियरिंग की पहली बार अगस्त 2020 में, तो ऑनलाइन हियरिंग जो है वो शुरू हो गई थी। इसके अलावा हम लोगों ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी मजबूत बनाया। इसके अंदर हम रिफॉर्म्स लेकर आए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, स्पेशली उनके वर्क फ्लोज और उनकी प्रोसेस के अंदर रिफॉर्म जो है वो लाया गया। टारगेट्स अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज की गई, और बहुत सारे शेड्यूल जो है वो उसको मतलब जल्दी अचीव करने के लिए जैसे कि हमने शिफ्ट किए शेड्यूल्स को। दुनिया का लॉन्गेस्ट अटल टनल जो है, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर, इसका उद्घाटन कर दिया गया। ये रोहतांग में है, याद रखिएगा, ये लेह मनाली हाईवे पर हमें देखने को मिल रहा है, इसका उद्घाटन कर दिया गया। इसके अलावा वुमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन आर्म फोर्सेस के अंदर हमें देखने को मिला
10 स्ट्रीम्स इंडियन आर्मी के अंदर ओपन कर दी गई जिनको परमानेंट कमीशन दिया गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो महिला ऑफिसर्स जो थी उनको परमानेंट कमीशन में शामिल किया गया। तो इसके बारे में अभी हाल ही में रिवीजन क्लास जो चल रही है उसके अंदर भी मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, इन सब चीज़ों के बारे में रिवाइज कराया था और पहले भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। सभी सैनिक स्कूल जो है गाइस बच्चियों के लिए ओपन कर दिए गए 2020 और 21 से, तो ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत बढ़िया नजर आई। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है गाइस, तो इसके अंदर भी सुधार हम लोग को देखने को मिला। इसकी रीच को और बढ़ाने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए हमने ये अनाउंसमेंट किया कि रिमोट लोकेशन, दूर दराज के एरियाज पर भी एनसीसी जो है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो वो जो है वो स्थापित कर दी गई। और डिसाइड किया गया कि प्रेफरेंस जो है वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैडेट जो है उनको दिया जाएगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट में मई 2020 से। तो देखो कितनी बढ़िया बात है। तो एनसीसी के जो लोग हैं उनको जो है वो हम लोग सीएपीएफ के अंदर जो है वो प्रायोरिटी देंगे। तो ये वाली बात भी घोषणा जो है वो की गई थी। और कोविड-19 के दौरान जो है वो नागरिक प्रशासन को सहायता भी करी। रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए संसाधन जुटाए, रिसोर्सेज वगैरह जो है वो मोबिलाइज किए। और डीआरडीओ ने राज्यों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए कई अस्पतालों की स्थापना की है। निजी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन संयंत्र और दवाएं, परीक्षण किट, टेस्टिंग किट वगैरह, पीपीई किट वगैरह, इसके निर्माण के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है तो उसको जो है वो प्रोवाइड किया। और वैसे बहुत अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज में मदद जो है वो करी डीआरडीओ ने। तो आपको पता है ये कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सीमाओं के परे मदद जो है वो की गई। तो आर्म फोर्सेज ने अपना हेल्पिंग हैंड जो है वो एक्सटेंड किया उन कंट्रीज को जो कंट्री डिस्ट्रेस में थी। आपको पता है इंडियन नेवी ने भी 8 रिलीफ मिशन जो है वो कंडक्ट किए थे, 8 राहत मिशन जो है वो शुरू किए थे 2020 और 21 में। इसके अलावा जो भी लोग ईरान, श्रीलंका, मालदीव में फंसे हुए थे जो इंडियंस, तो उनको जो है वो वंदे भारत मिशन के थ्रू हम वापस लेकर आए। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज से इंडियंस को वापस लेकर आया गया। इंडियन नेवल शिप ने कोविड-19 मेडिकल रिलीफ भी प्रोवाइड किया 5 कंट्रीज को। तो ये वाली चीज़ भी हमें देखने को मिली। इसके अलावा आईएनएस एरावत, इसने 270 मेट्रिक टन खाने की व्यवस्था जो है वो करी सूडान, डिजिबाउती, अर्ट्रिया को। और वहां पर जो नेचुरल कलामिटीज जो आई थी तो उनमें फंसे हुए जो लोग थे तो उनको खाने की व्यवस्था उनके लिए करवाई हमारी आईएनएस एरावत ने। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है गाइस, इसने रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया। सबसे बड़ा ऑयल स्पिल जो श्रीलंका में फैल गया था, राइट, तो उसमें मदद जो है वो करी हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका की। तो ये चीज़ हम लोग को कुछ देखने को मिली। तो ये थे डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिली थी पिछले साल। और ये इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कभी कभी मेंस में आप पॉइंट्स वगैरह लिख सकें, एग्जांपल्स वगैरह लिख सकें। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आपके लिए क्या क्या कोर्सेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉलिटी का कोर्स है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। और देखो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि आप जो भी कोर्स हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं उस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आपकी पूरी फुल फ्लेज तैयारी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम करवाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है वो कुछ भी जो है वो पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल प्रॉपर जो इस एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जाती है, पॉइंट टू पॉइंट। और बस आपको ये करना रहता है कि आपको वो लेक्चर जो है वो देखकर समझना होता है और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है। अगर इतना आपने कर लिया तो सिलेक्शन गारंटीड आपका पक्का है। पॉलिटी का कोर्स आप ले सकते हैं, हमारा एनवायरमेंट का कोर्स ले सकते हैं, ये दोनों कोर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। इकोनॉमिक्स का कोर्स आप ले सकते हैं और फुल फ्लेज पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। सी सेट का कोर्स हमारा अवेलेबल है, हिस्ट्री का फुल फ्लेज कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। और कोर्स में आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और कुछ क्वेश्चन नहीं, 1000 एक क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ही दे दिए जाते हैं। और कोर्स की फीस भी जो है वो काफ़ी कम है। इस क्वालिटी में, इस फीस में आपको और कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के पेड पैकेज को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लेक्चर्स की आपको पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, ऑफर ले सकते हैं आप चाहे तो। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और देखिए कोई भी समस्या आती है ना तो ये नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। कुछ भी आपको अगर कोई समस्या है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी एक आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन जो हमारा एक इनिशिएटिव है, ये मेंस के लिए है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस भी देना होता है। प्रीलिम्स तो आप ऑटोमेटिकली सिर्फ अगर रेगुलर लेक्चर ही कवर करते जाओगे तो ही आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, दैट इज फॉर श्योर। और ये मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी खुद ही बोलते हैं, उनको भी बताया जिन्होंने प्रीलिम्स जो है वो निकाला हुआ है
कि जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ आपकी रेगुलर करंट अफेयर्स की तैयारी कराता हूँ, इसी में इतना दम होता है कि प्रीलिम्स जो है वो आपका निकल जाता है। तो इसका प्रूफ भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगी। तो देखो, एक बेहतरीन इनिशिएटिव हमारा मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जिसमें आपको 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। 6 ऐसे इसके अंदर है। पर्सनल गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर आप लिखते हैं और हमारी फैकल्टी आपका आंसर चेक करती है और आपको बताती है कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ पर है। बिल्कुल आपको मतलब पर्सन टू पर्सन टाइप जो है आपकी गलती आइडेंटिफाई करके आपको दी जाती है, जिससे कि आप हर बार जो है वो इंप्रूव करें। और 3 महीने का ये बैच है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है, और इसके मॉडल आंसर्स भी आपको दिए जाते हैं, यानी कि फुल फ्लेज पूरी तैयारी आपकी मेंस की, मतलब ऐसा कर दिया जाता है कि आपके मेंस के आंसर अप टू यूपीएससी जो है वो बनने लगे या सिविल सर्विसेज के लायक बनने लगे। राइट, तो ये चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग को जो है वो बतानी थी कोर्सेज से रिलेटेड। अब इसी के साथ मैं एंड करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ सेशन को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा।